देखिए, शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, वर्ब चैप्टर अब हम शुरू कर रहे हैं। वर्ब चैप्टर का ऑफिशियली सिलेबस मतलब पहली क्लास यहाँ से शुरू होगी और वर्ब चैप्टर बेटा बहुत डीप तक जाएगा। वर्ब चैप्टर कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। इसमें बहुत गंभीरता से हमें एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को सीखना होगा। इसमें थोड़ी सी भी ध्यान की कमी यदि रहती है पढ़ते हुए तो फिर चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिक्कत में रह जाएंगी और वो थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आपके लिए बड़ी दिक्कतें बनाने का काम करेंगी। तो शुरुआत करते हैं। वर्ब में जब हम किसी भी वर्ब का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्ब, तो वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अभी हमें नॉन फाइनाइट्स नहीं पढ़नी, इसलिए मैंने उनको ऊपर लिख दिया। यदि हम फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो फाइनाइट वर्ब्स को भी आगे दो हिस्सों में बांटा जाता है। फाइनाइट वर्ब्स को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और एक को बोलते हैं मेन वर्ब्स। जो हमारी फाइनाइट वर्ब या जिसे हम इंग्लिश में बेसिक वर्ब भी कहते हैं, बेसिक वर्ब्स। आप तो बस अपना ध्यान टिका के पढ़िए। इतना बेसिक से इतना नॉर्मल लेवल पे आपको एक एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा कि आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आपको एक एक बात समझ में आएगी। मैं थोड़ा धीरे ज़रूर बोलूँगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे बहुत धीरे बोलना है, तो ध्यान से सुनिए। फाइनाइट वर्ब दो टाइप का होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक आपका मेन वर्ब होता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब फिर से आगे दो टाइप का होता है। ऑक्सिलरी वर्ब आपका फिर से दो टाइप का होता है। एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसी तरह मेन वर्ब फिर से आपका दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स और एक को बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। और एक्शन वर्ब फिर से आपका दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और एक को बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो बच्चों, वर्ब अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी चैप्टर है। यदि मुझे वर्ब की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। वर्ब की डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, अ वर्ड दैट shows being, doing और happening। यदि मुझे इसकी परिभाषा लिखनी हो वर्ब की कि वर्ब क्या होता है, तो मैं कहूँगा एक ऐसा वर्ड जो किसी चीज़ के बीइंग, डूइंग या हैपनिंग को दर्शाए। लेकिन मैं आपको बीइंग, डूइंग और हैपनिंग सिर्फ रटवाना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊँगा, फिर आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाऊँगा, फिर आपको लिंकिंग वर्ब पढ़ाऊँगा,
फिर ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाऊंगा, फिर पांचवा इंट्रांजिटिव पढ़ाऊंगा। फिर जब सब कुछ आ जाएगा तो फिर वर्ब के और डीप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और वर्ब की डेफिनेशन में लास्ट में आपको समझाऊंगा कि हमने ये डेफिनेशन क्यों लिखी, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग। क्योंकि ये शब्द तो बहुत छोटे छोटे हैं, बीइंग, डूइंग और हैपनिंग, लेकिन इनके अंदर जो गहनता है, जो विशालता है, वो चैप्टर की नॉलेज के बिना आपको नहीं समझाई जा सकती। तो इसलिए हम अपनी जो वर्ब चैप्टर का अध्ययन है वो यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। और हमारा लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, हमें एक एक वर्ब की पहचान होनी चाहिए कि ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। और फिर ये पहचान होनी चाहिए कि ये वर्ब है तो ये कौन सी वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, या ये लिंकिंग वर्ब है, या ये एक्शन वर्ब है। और एक्शन है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। और ये हमें कब मिलेगी? जब मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ मॉडल के बारे में सोचें, अन्य के बारे में ना सोचें। जब मैं प्राइमरी पढ़ा रहा हूँ तो आप सिर्फ प्राइमरी के बारे में सोचें, अन्य के बारे में ना सोचें। तो चलिए हम यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। ना प्रैक्टिस में कमी छोड़ेंगे, ना कंटेंट में, ना समझाने में, ना वैरायटी में। बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। बहुत अच्छे से देखिए। चलिए सब लोग ध्यान दें, A to Z का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग और मॉडल का मतलब मोडल्स होता है। इंग्लिश में हम अच्छे से बोलें तो मोडाल्स बोलते हैं, मोडाल्स, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम मॉडल्स बोलते हैं। मोडाल्स इसका अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन है मोडाल्स। तो देखिए, यदि हम मोडाल्स की बात कर रहे हैं, मॉडल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको बता दें इंग्लिश में 13 मॉडल्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आपने सुने नहीं, आपने देखे नहीं, ये आपने सुने भी हैं, ये आपने देखे भी हैं। तो सबसे पहली चीज है कि हमें ये तो पता हो कि 13 मॉडल्स कौन से हैं। 13 मॉडल्स कौन से हैं ये तो हमें पता हो सबसे पहले। तो आइए देखिए, कैन, कुड लिखने का भी एक सही तरीका होता है। जैसे कैन के बाद कुड लिखो, क्योंकि कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है। जैसे मे है तो मे से लिखो माइट, और इनके पास ही मस्ट होता है क्योंकि संभावना का मॉडल होता है। फिर एक होता है विल और वुड, फिर एक होता है शैल और शुड, शैल और शुड। फिर एक होता है यूज्ड टू और ought टू, यूज टू और ought टू। और एक होता है नीड नॉट और डेयर नॉट। बड़ी अच्छी बात है, मॉडल्स की संख्या 13 होती है और हमें 13 के 13 मॉडल्स सबसे पहले याद करने हैं। हमें एक एक स्टेप अपना फाइनल करते चलना है। यदि आप अंत में ये चाहते हो ना कि अंत में आपको वो सुकून मिले कि हाँ यार अब नॉलेज परफेक्शन में है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक स्टेप को मजबूत कीजिए। पहला काम सिर्फ इतना है कि ऐसा ना हो कि हमें मॉडल्स ही ना पता हो। तो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और दो हैं टू वाले, यूज टू और ought टू, और दो हैं नोट वाले, नीड नोट और डेयर नोट। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, मॉडल्स के ही आसपास सेमी मॉडल्स भी होते हैं। सेमी मॉडल्स,
इनका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता, लेकिन इनका सारा नेचर मॉडल जैसा है, तो इसलिए इनको मॉडल्स में ही पढ़ना होता है। और सेमी मॉडल्स की संख्या सामान्यतः 6 होती है। तो जैसे हमें मॉडल्स पता है, ऐसे ही हमें सेमी मॉडल्स का भी पहले ये पता होना चाहिए कि सेमी मॉडल्स कौन होते हैं। तो आपको बता दें, एक होता है वुड बेटर, एक होता है वुड रेदर, एक होता है वुड सूनर। यानी कि वुड के पीछे रेदर, बेटर और सूनर लग गया। 3 सेमी मॉडल तो ये हैं, और 3 सेमी मॉडल हैं यदि आप हेड के बाद यही जोड़ दें, हेड बेटर, हेड रेदर और हेड सूनर। ये भैया, अब ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही है। एक वर्ड जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा ही आपको पढ़ना है। देखिए, मैंने कहा कैन मॉडल है, कुड मॉडल है, मैंने कहा मे मॉडल है, माइट मॉडल है, मस्ट मॉडल है, विल, वुड, शैल, शुड मॉडल है। ध्यान से देखिए, यहां मैंने कहा यूज्ड टू मॉडल है, मैंने ये नहीं कहा यूज्ड मॉडल नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। आपको इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत यहीं आएगी कि यदि वो थोड़ा बहुत किसी चीज़ में परिवर्तन कर देगा तो आप उस थोड़े बहुत परिवर्तन को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। ये दिक्कत है, आपको ज़्यादा सीरियसली उसे लेना पड़ेगा, आपको उसे ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि मैंने आपको कहा ओट टू मॉडल है तो ओट टू ही मॉडल है। यदि आपका टू कट गया यहां से और सिर्फ कोई ये कहे कि ओट मॉडल है तो ये गलत है बच्चा। मैंने आपको पढ़ाया कि नीड नोट मॉडल है और कहीं पर नोट नहीं आया तो ये मॉडल नहीं है बच्चा। डेयर नोट मॉडल है, कहीं पर नोट नहीं आया तो ये मॉडल नहीं है बच्चा। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि जो शब्द जैसे पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही याद रखना है। तो ये तो याद रहेंगे ही, 4 तो ये लफड़ेबाज हैं और 6 ये लफड़ेबाज हैं। देखो भैया, जो वुड है वो मॉडल है, लेकिन वुड के साथ बेटर आया तो वो सेमी मॉडल है। यदि वुड के बाद बेटर, रेदर या सूनर में से कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सेमी मॉडल है। हेड के बाद बेटर, रेदर और सूनर में से कुछ भी लिखा है तो वो सेमी मॉडल है। लेकिन बच्चों, यदि ये पीछे नहीं है, इसमें बेटर, रेदर, सूनर नहीं होता, तो फिर वुड सिर्फ मॉडल कहलाता, सेमी मॉडल नहीं कहलाता। और यदि पीछे बेटर, रेदर और सूनर ना होता हेड के, तो हेड को मॉडल या सेमी मॉडल नहीं कहते, क्योंकि हेड तो इधर भी नहीं है। तो हेड एक अलग नेचर की वर्ब है, उसके अपने नियम हैं। तो आपको सबसे पहली चीज ये समझना है कि कौन सा वर्ड एक्चुअली में मॉडल है, सेमी मॉडल है, और कौन सा वर्ड एक्चुअली में मॉडल या सेमी मॉडल नहीं है। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए, अब पहला काम हमारा हो गया। सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हम पढ़ने चले मॉडल्स, तो हमें ये तो पता होना चाहिए मॉडल्स कितने होते हैं। टोटल 19 होते हैं, 13 होते हैं मॉडल्स, 6 होते हैं सेमी मॉडल्स। तो जो 13 मॉडल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड,
मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट। ये मॉडल्स हो गए, 6 सेमी मॉडल्स हो गए। वुड बेटर, वुड रेदर, वुड सोनर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड सोनर। ये 6 वर्ड आपके सेमी मॉडल्स हो गए। और इस बात को ध्यान रखिए, यदि इनमें कोई भी छेड़खानी कर दी तो फिर ये मॉडल और सेमी मॉडल की कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं। फिर ये बनते क्या है उस पर चर्चा विस्तार पूर्वक होगी। लेकिन हाँ, जब तक ये ऐसे दिखाई आ रहे हैं हमें जैसे यहाँ पर हैं, तब तक ये मॉडल्स हैं। जब इनमें कोई छेड़खानी कर दी तो ये मॉडल्स की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। तो पहला काम था 13 + 6 को याद करना, यानी कि कौन मॉडल्स हैं और कौन मॉडल्स नहीं है। एक बात और निरंतर रूप से अपने दिमाग में रखें, जो मॉडल्स है वो वर्ब है, इसको भूलना नहीं है। मॉडल्स वर्ब्स हैं, क्योंकि वर्ब चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आप लोग मॉडल को अलग चैप्टर मानते हो, मॉडल्स कोई अलग चैप्टर नहीं है। मॉडल्स क्या है, वर्ब चैप्टर की ही एक ब्रांच है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले पॉइंट को और स्पष्टता के साथ समझते हैं। बच्चों, आपको मैं एक बात बताता हूं, देखिए, जब आप नॉर्मली, एक बहुत छोटी सी बात समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कहा राम हेल्प्ड मी लास्ट ईयर। देखिए, यदि मैं आपको इस वाक्य में ये कहूं कि आप ये पहचानिए कि वर्ब कहां पर है, तो आप ये कहेंगे कि सर ये रही सर वर्ब। बिल्कुल सही बात है। तो सामान्यतः जो वर्ब होती है उसके पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जब किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और तो कोई वर्ब नहीं है, पहले वर्ब ढूंढनी है फिर सब्जेक्ट, और तो कोई वर्ब नहीं है, तो बच्चों यदि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो इसे इंग्लिश में एक क्लोज कहते हैं, एक क्लोज। और यदि, देखिए, वाक्य में चाहे एक क्लोज हो, चाहे 2 क्लोज हो, चाहे 3 क्लोज हो, चाहे 4 हो या 5 हो या 10 हो, उसे सेंटेंस एक ही माना जाएगा। तो ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये एक सेंटेंस है और ये एक ही क्लोज है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिएगा, मैंने कहा कार्तिक इन्फॉर्म्ड मी, कार्तिक इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वॉज एब्सेंट इन द लास्ट मीटिंग। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये दूसरी बात मैंने लिखी। यदि मैं इसमें आपको कहूं कि कितने वाक्य दिखाई आ रहे हैं छोटे छोटे, तो आप कहेंगे सर एक तो ये दिखाई आ रहा है कार्तिक इन्फॉर्म्ड में, और एक ये दिखाई आ रहा है ही वॉज एब्सेंट इन द लास्ट मीटिंग। लेकिन ऐसे मत देखा करो, तुम अपनी वर्ब देखो। ये क्या है, ये है वर्ब। तो वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, यानी कि ये बन गया एक क्लोज। ठीक है, फिर यहां पर देखो, ये जो वोज है ये फिर से वर्ब है, तो ये फिर से सब्जेक्ट है, और ये बन गया फिर एक क्लोज, ये पीछे तक का पूरा। और 2 क्लोज को जोड़ने के लिए बीच में आता है कंजक्शन। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं ये तुम्हें 2 मिनट बाद समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर चीज को बहुत बेसिक से लेके चलता हूं, ताकि तुम्हारे माइंड में कोई भी ऐसी चीज ना रह जाए जिसको लेकर तुम्हें ये लगे कि यार ये तो बात समझ में नहीं आई। ठीक है, देखो ध्यान से, प्यारे बच्चों,
देखो बच्चों, यहां पर एक बात समझो, यहां पर भी इस पूरे को वाक्य तो एक ही कहेंगे, सेंटेंस एक ही है, लेकिन एक वाक्य में दो क्लोज आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो क्लोजेज हैं, मतलब मेरे कहने का, मेरे समझाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जो एक वाक्य होता है एक छोटा सा, इसे क्लोज बोलते हैं। और फिर यदि उसमें एक ही क्लोज है तो उसे वाक्य भी बोल सकते हैं। ये दो छोटे छोटे वाक्य से मिलके बना है तो वाक्य तो एक ही रहेगा, लेकिन इन छोटे छोटों को क्लोज बोलते हैं, ये ध्यान रखनी है। और वाक्यों की संरचनाएं जो होती हैं वो बेहतर तभी समझ में आएंगी जब आपको सेंटेंस के रूप में नॉलेज नहीं, क्लोजेस के रूप में नॉलेज हो। क्योंकि देखिए, आपकी दिक्कत क्या है, आप नियम पढ़ लेते हैं। नियम क्या पढ़ लिया आपने? मान लीजिए आपने एक नियम पढ़ा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये पढ़ लिया आपने। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपने पढ़ लिया। अब होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आपके सामने एक बड़ा सा वाक्य आता है, आपको पता है कि हमें ये नियम अप्लाई करना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको 3 क्लोज वाला वाक्य देता है। कितने क्लोज वाला? 3 वाला, 4 वाला, 2 वाला। और वो क्या करता है, वो जो पहला क्लोज है ना, उसमें आपसे ये नहीं पूछता कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, वो वहां पर सही देता है। और जब उसे आपसे क्वेश्चन वही पूछना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन वो क्या करता है, वो सेंटेंस का पहला भाग, जैसे इस वाले भाग में आपसे नहीं पूछता, इसमें पूछता है। क्यों पूछता है इसमें? क्योंकि उसे ये पता है कि आप क्लोजेस के प्रति बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। आप क्लोजेस के प्रति बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते हैं। तो हमने कहा मतलब सर, मतलब ये कि आप ये सोच के बैठे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये नियम किसी वाक्य में एक ही बार तो लगाना पड़ेगा, जबकि आप यहीं पर गलत हैं। बच्चों, ये जितने भी नियम आप पढ़ते हैं, ये जो आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारे नियम एक क्लोज के होते हैं। किसके होते हैं? एक क्लोज के। यानी कि यदि किसी वाक्य में एक क्लोज आता है तो इसमें सारे नियम एक बार चेक होंगे। और यदि बच्चों किसी वाक्य में 2 क्लोज आते हैं तो हमें सारे मेजर नियम 2 बार चेक करने पड़ेंगे। यदि 3 क्लोज आते हैं तो 3 बार चेक करने पड़ेंगे। 4 क्लोज आते हैं तो 4 बार चेक करने पड़ेंगे। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो सिंगुलर प्लूरल वाला क्वेश्चन वो यहां देता है, दूसरे क्लोज में या तीसरे क्लोज में, क्योंकि उसको पता है कि वो तो तुम बस यहीं पर देखोगे, तुम उसे यहां पर अप्लाई ही नहीं करोगे। तो बच्चों, मैं मॉडल्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं जो भी नियम पढ़ाने वाला हूं वो हर क्लोज में बार बार अप्लाई करने पड़ेंगे। एक क्लोज में वो नियम एक बार अप्लाई होगा तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे क्लोज में अप्लाई नहीं हो सकता। हो सकता है कल को वो यहां मॉडल लिख के दे दे और तीसरे क्लोज में भी मॉडल लिख के दे दे, और पहले क्लोज वाला मॉडल तो सही तरीके से लिख के दे दे और तीसरे क्लोज वाला मॉडल गलत तरीके से लिख के दे दे। तो यहां चेक करके यहां वाले को ठीक बोलना है और तीसरे को चेक करके तीसरे वाले को ठीक करना है। इस बात को आपको आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए।
अब मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैंने कहा देखिए कई बार हम एक गलती और कर देते हैं। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। कई बार हम इतनी बेसिक गलती कर देते हैं। मैंने कहा वर्ब ढूंढो, तुमने कहा सर ये रही वर्ब। मैंने कहा सब्जेक्ट ढूंढो, तुमने कहा सर ये रहे सब्जेक्ट। मैंने पूछा वर्ब कितनी है, तुमने कहा सर एक। मैंने कहा सब्जेक्ट कितने हैं, तुमने कहा सर दो। गलत है आप बच्चों। ये देखिए ये जो वर्ब होती है इससे पहले एक शब्द है, इसका मतलब एक सब्जेक्ट है, ये नहीं है। इस वर्ब के पहले जो भी लिखा हुआ है वो पूरा सब्जेक्ट है। जैसे ये वर्ब है तो इसके पहले ये जो भी लिखा हुआ है ये पूरा सब्जेक्ट है। लेकिन आपने कहा सर इसमें तो आदमी तो दो हैं, तो भैया ये प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक ही है ये। यदि दो आदमी, तीन आदमी, 10 आदमी सब्जेक्ट में ऐड हो जाएं तो ये मत सोचना कि वो 10 सब्जेक्ट हैं, वो बहुवचन सब्जेक्ट है, इसलिए तो आ रहा है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिए कि इस वर्ब से पहले इसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एक क्लोज में। तो अब आपको हम इससे आगे बताते हैं, क्योंकि मॉडल्स को पढ़ाने से पहले मुझे ये संरचना पढ़ानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप यदि बेसिक्स आपका वीक है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, पूरी एक क्लोज एक्चुअली में क्या होता है उसकी बारीकी से कहानी, क्योंकि वर्ब चैप्टर के लिए एक क्लोज को बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए एक क्लोज में क्या होता है, एक क्लोज में एक तो आता है सब्जेक्ट और बाकी आता है, एक आता है प्रेडिकेट। अब ये नया लफड़ा क्या दे दिया मैंने, प्रेडिकेट। तो मैं आपको बता दूं प्रेडिकेट क्या होता है। ये जो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जानकारी देने वाले शब्दों का समूह, शब्दों का समूह। मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी दी जा रही है ना, उस पूरे शब्दों के समूह को प्रेडिकेट कहते हैं। हमें बहुत ज्यादा मतलब है नहीं इस बात से कि देखिए मैं यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं। सवाल आपके मन में बहुत सारे हैं। जैसे ये सवाल है कि इसे कुछ लोग हेल्पिंग वर्ब मान के बैठ जाएंगे, गलत है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन समय आने दो, सब कुछ पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर में हर चीज पढ़ेंगे। लेकिन यदि ऐसे पढ़ेंगे कि अभी इसके बारे में बताने लगे, फिर इसके बारे में बताने लगे, फिर इसके बारे में, तो गड़बड़ रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। पेशेंस सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपके अंदर धैर्य है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए देखिए, मैंने कहा प्रेडिकेट क्या है। देखिए ये राम है, राम ने हेल्प की मेरी पिछली साल। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में है, राम के बारे में। क्या क्या जानकारी है, राम ने मदद की, राम ने मेरी मदद की, राम ने पिछले साल मदद की। तो इसे बोलते हैं प्रेडिकेट, मतलब जो उसकी जानकारी होती है। लेकिन हमें इस प्रेडिकेट से कुछ नहीं लेना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो प्रेडिकेट होता है वो कैसे बनता है। देखिए एक क्लोज जो होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट आता है और उसमें एक ही मेन वर्ब आती है, और उसके बाद कुछ शब्द आते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकते हैं। वो नियमों से बंधा हुआ नहीं है कि पीछे क्या आना है। आप लोग तो ऑब्जेक्ट लिख के निकल लेते हो हमेशा, ऑब्जेक्ट लिख के निकलना भी सही परंपरा का हिस्सा नहीं है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको ये याद रखना है कि एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होता है,
उसके पीछे कुछ शब्द हो सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, ये जो सब्जेक्ट है ये एक या एक से ज्यादा शब्दों में हो सकता है। इसको देख के घबराना नहीं है, शब्दों में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द होगा। तो ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट है वो एक या एक से ज्यादा शब्दों में हो सकता है। यहां पर बात सब्जेक्ट की हो ही नहीं रही, यहां पर बात होनी है मेन वर्ब की। तो बच्चों जब एक क्लोज में है तो एक मेन वर्ब आना है। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो मेन वर्ब है ये है सबसे कीमती सवाल, ये है आज का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सवाल है क्लोज में पढ़ रहे हैं, किसी भी एक क्लोज में जो ये एक मेन वर्ब आती है ये कितने शब्दों में आ सकती है। तो इसका उत्तर ध्यान से सुनिए बच्चों। आपके सामने कई बार ऐसी परिस्थिति आएगी बच्चों कि एक सब्जेक्ट है किसी वाक्य में और केवल एक ही शब्द में वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी है उसको हमने लिख दिया। अभी आप ना ऑब्जेक्ट के चक्कर में पड़िए ना कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में पड़िए। जब वर्ब चैप्टर से निकलेंगे, खत्म होगा वर्ब चैप्टर, तब आपको ऑब्जेक्ट भी आता होगा, तब आपको कॉम्प्लीमेंट भी आता होगा, गारंटीड। ठीक है, तो देखिए बच्चे, संभावनाएं क्या क्या हैं। पहली संभावना बच्चों ये है कि एक सब्जेक्ट के बाद केवल एक ही शब्द में वर्ब हो, और यदि ऐसा हो रहा है, यदि एक ही शब्द में वर्ब है तो बच्चों हम उसे मेन वर्ब कहेंगे, और कुछ भी तुमने कहा तो तुम गलत हो जाओगे। यदि किसी क्लोज में एक शब्द में वर्ब है, यदि किसी क्लोज में एक ही शब्द में वर्ब है तो उसे मेन वर्ब कहेंगे। तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम जब इज एम आर वोज वर डू डज डिड हैज हैव हैड, जब तुम इनको देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है ये तो हेल्पिंग है। नहीं बच्चों, आपको मैं यहीं पर बता दूं, इज एम आर वोज वर डू डज डिड हैज हैव हैड ये सब हेल्पिंग का भी काम कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर ये सब मेन वर्ब का भी काम कर सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, यदि एक ही शब्द में वर्ब हो तो उसे मेन वर्ब कहेंगे, सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों एक ही क्लोज में, एक ही क्लोज में एक सब्जेक्ट और दो शब्दों में वर्ब हो, ऐसा भी बच्चों हो सकता है, कई बार ऐसा होगा। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप इसे दो वर्ब कहने लग जाएं, ये एक ही वर्ब है लेकिन लिखी कितने शब्दों में हुई है, दो में। तो हमने कहा एक क्लोज में एक सब्जेक्ट होता है, तो हमने कहा जो सब्जेक्ट है वो एक या एक से ज्यादा शब्दों में हो सकता है। मानना उसे एक ही पड़ेगा, वो एक से ज्यादा शब्दों में तो भी एक ही मानना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों वर्ब है, वर्ब भी बच्चों एक शब्द में भी हो सकती है और एक से ज्यादा में भी हो सकती है। इसकी कोई लिमिट है नहीं, एक से ज्यादा कितने, इसकी लिमिट है, वर्ब ज्यादा से ज्यादा 4 शब्दों में हो सकती है। लेकिन अब सुनिए, सब्जेक्ट तो एक ही रहेगा, वर्ब से पहले जो है उसे एक ही सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, चाहे वो एक शब्द है चाहे वो 10 शब्द है। तो जब एक सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब भी एक ही होगी। और बच्चों कहीं भी जाएं, अंबानी की कंपनी में जाएं तो अंबानी भैया तो सबसे लास्ट में मिलेंगे ना आपको, तो जो मुख्य आदमी होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो बच्चों जब दो शब्दों में वर्ब है तो पिछली को बोलते हैं मेन वर्ब, पिछली को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, और पहली को क्या बोलते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो आप बिल्कुल ध्यान देना, जब किसी क्लोज में दो शब्दों में वर्ब आए तो पहली को बोलते हैं हेल्पिंग और दूसरी को बोलते हैं मेन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात,
तीसरी बात करते हैं, एक सब्जेक्ट है तो 3 शब्दों में भी वर्ब आ सकती है, 3 शब्दों में भी वर्ब आ सकती है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उससे पहले एक बात बोलता हूं। एक बच्चे ने कहा कि सर क्लास को देखते हुए कुछ एडवर्टाइजमेंट्स का अनुभव हो रहा है। ये बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। मैं मेरी क्लास में किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ऑन नहीं करके रखता। यदि आप ऐसा फेस कर रहे हैं कोई भी बच्चा, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तत्काल प्रभाव से इसका निराकरण कर दिया जाएगा और इस सेशन के लास्ट में इस बात पर हम चर्चा करेंगे। अभी आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिए। ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि आप इस क्लास के दौरान एडवर्टाइजमेंट फेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी मतलब जो भी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कुछ यदि ऐसा हो रहा हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली यदि ऐसा कुछ है तो मैं इसको तुरंत प्रभाव से देखूंगा इस सेशन के बाद। बट अभी क्लास की डिस्टरबेंस, क्लास का फ्लो हम किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो क्लास के एंड में इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, हम यहां पर आपको बता रहे थे कि जो एक क्लोज है उसी एक ही क्लोज में 3 शब्दों में भी वर्ब हो सकती है, लेकिन 3 शब्दों में वर्ब है तो भी मानना उसे एक ही वर्ब है। और मेन आदमी कहां मिलेगा? सबसे लास्ट में। तो बच्चों, ये हो गई हमारी मेन वर्ब। बच्चों, जब 3 में है तो ये आखिरी वाला तो मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग सिर्फ पहले वाला है बच्चों, तो ये बच्चों हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। और बच्चों जो बीच वाला होता है, देखो कभी भी दोनों तरफ किसी चीज के कुछ खड़ा करना है तो बीच में सपोर्ट होती है, तो बच्चों बीच वाले को बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब। ये डायग्राम बहुत जरूरी है बच्चों। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों, जो एक क्लोज होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 शब्दों में बच्चों वर्ब हो सकती है। अभी भी कोई नया गणित यहां पर इंप्लीमेंट नहीं होगा बच्चों। 4 शब्दों में वर्ब हो सकती है। तो बच्चों आखिरी में आएगी आपकी मेन वर्ब, क्योंकि मेन आदमी सबसे लास्ट में मिलेगा। शुरू में आएगी बच्चे आपकी हेल्पिंग वर्ब, और बीच वाली को बोलेंगे बच्चे आप सपोर्टिंग वर्ब। बीच वाली को क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग वर्ब। चलिए, अब यहां पर देखिए, ये जो डायग्राम मैंने आपका बनाया, मैंने आपको कहा प्यारे बच्चों कि यदि आप वाकई में एक क्लोज को समझना चाहते हो तो आपको हम पढ़ रहे हैं वर्ब चैप्टर, और अभी हमें जो हमारा क्लोज पढ़ना है वो हमें वर्ब चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो एक क्लोज में एक सब्जेक्ट आता है, एक मेन वर्ब आती है, लेकिन हमें ये डायग्राम ध्यान रखना है। आज के बाद यदि मैं कभी भी ऐसी लाइन ड्रॉ करूं तो आपको तुरंत समझ जाना है कि ये क्या है। एक क्लोज है, एक शब्द में वर्ब है, 2 में वर्ब है तो पहली हेल्पिंग दूसरी मेन, पहली हेल्पिंग दूसरी सपोर्टिंग तीसरी मेन, पहली हेल्पिंग सपोर्टिंग सपोर्टिंग और मेन। आपको ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, किसी भी क्लोज में मेन का स्थान कौन सा होता है? यदि एक शब्द में वर्ब है तो ये होता है, 2 में है तो ये होता है, 3 में है तो ये होता है, 4 में है तो ये होता है। किसी भी क्लोज में हेल्पिंग का स्थान कहाँ होता है? यदि एक में है, एक ही शब्द में वर्ब है तो हेल्पिंग वहां आ ही नहीं सकती। 2 में है तो पहला हेल्पिंग, 3 में है तो पहला हेल्पिंग, 4 में है तो पहला हेल्पिंग। और यदि 4 में है तो बीच में 2 सपोर्टिंग, 3 में है तो बीच में 1 सपोर्टिंग। तो ये एक एक बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अब आते हैं कि ये कहानी मैंने आपको क्यों करवाई, क्योंकि मैं तो आपको मॉडल्स पढ़ा रहा था। तो मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के चलते
ये कहानी कहां से आ गई? मॉडल्स और सेमी मॉडल्स के चलते ये कहानी कहां से आ गई? इसलिए आ गई क्योंकि ये वर्ब्स हैं। और अब आपको हम बताते हैं मॉडल्स के बारे में पहली और बड़ी ही खूबसूरत बात। और वो खूबसूरत बात ये है कि मॉडल्स व सेमी मॉडल्स, मॉडल्स व सेमी मॉडल्स किसी भी क्लोज में, किसी भी क्लोज में केवल हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इतनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं, मजा आ जाएगा। मॉडल्स व सेमी मॉडल्स किसी भी क्लोज में केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। वे कभी भी सपोर्टिंग वर्ब, वे कभी भी सपोर्टिंग वर्ब या मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। आपने कहा सर इस बात का मतलब क्या है? मैं आपको हर बात का बहुत गहराई से, बहुत स्पष्टता से एक एक चीज का मतलब पूरी गहनता से बताऊंगा। देखिए, आपको अपने दिमाग में एक खूबसूरत तरीके से शांति रखनी होगी और मेरी बात पूरी सुननी होगी। आपने पिछले लगभग 45 मिनट से हम पढ़ रहे हैं, आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सिवाय पढ़ाने के मैंने कोई चर्चा नहीं की है और ना ही वो मैं करने वाला हूं। आपका मकसद है पढ़ना, मेरा है पढ़ाना। यदि हमें शायरी सुननी है तो अलग से प्लेटफॉर्म्स हैं, गाने सुनने हैं तो अलग से हैं, मोटिवेशन लेना है तो अलग से हैं। जितनी देर में जितनी देर में मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगा, उतनी देर में तो एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करा दूंगा मैं तुम्हें। तो देखिए ध्यान से, हमने आपको कहा यहां पर कि मॉडल्स और सेमी मॉडल्स किसी भी क्लोज में हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। मतलब ये सपोर्टिंग नहीं बन सकते, ये मेन भी नहीं बन सकते। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जैसे एक सब्जेक्ट है और एक ही शब्द में वर्ब है और यहां पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी है। बच्चों सोचने की बात यह है कि यहां पर मॉडल्स या सेमी मॉडल्स लिखना सही है कि गलत है? भैया ये स्थान किसका है? मेन वर्ब का। और ये मॉडल्स और सेमी मॉडल्स काम किसका करते हैं? साफ कह रहा है कि ये केवल हेल्पिंग का करते हैं, ना सपोर्टिंग का करते, ना मेन का करते। तो यदि किसी वाक्य में एक ही शब्द में वर्ब लिखी हुई है, और ये क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, यदि किसी वाक्य में एक ही शब्द में वर्ब लिखी हुई है तो बच्चों ध्यान देना, और वो मॉडल है तो वो गलत है। अब उसको ठीक कैसे करना, आज सबसे पहला क्वेश्चन यही सिखाएंगे। तो बच्चों ध्यान देना, ये मेन वर्ब का स्थान है, यहां मॉडल्स या सेमी मॉडल्स लिखना गलत है। अब यदि आ जाता है तो कैसे लिखना है, देखो मैं आपको बताता हूं। शी शुड अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या गलती है। आप ध्यान से देखो, ये जो शी है ना, ये सब्जेक्ट है, और ये शुड आपको याद रखना है मॉडल्स है, मॉडल है ये। अब सवाल ये है कि अफ्रेड क्या है। अब आपको ये देखना है कि अफ्रेड क्या है, क्योंकि यदि आप इस वर्ड को नहीं पहचानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो प्रेपोजिशन है,
तो इसके बाद तो वर्ब आ नहीं सकती, एफ्रेड को देखना है भाई। एफ्रेड को यदि किसी वर्ड को ये देखना है कि वो वर्ब है या नहीं, तो उसमें आईएनजी लगा के देखना। एफ्रेडिंग कुछ नहीं होता ही, एफ्रेड होता है बच्चों डरा हुआ, और ये किसी की अवस्था है, जानकारी है। जो जानकारी है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये बच्चों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ये। तो यानी कि यहां पर एक ही शब्द में वर्ब है, और एक ही शब्द में वर्ब है और वो मॉडल है, तो ये तो गलत है। तो बच्चों यदि कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस यहां पर कुछ भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है मान लीजिए, है ना। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि मॉडल एक ही शब्द में है तो इसे काटना भी नहीं है आपको। आपको क्या करना है, ये मॉडल है, ये मेन वर्ब के स्थान पर है, तो इसे हेल्पिंग बनाना। तो हम क्या लगा देते हैं यहां पर, एक बी वर्ब लगा देते हैं। और बी क्यों लगाया इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे कि बी क्यों लगाया। थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ इतना समझो कि इसलिए लगाया, इससे ये बन गया हेल्पिंग और ये बन गया मेन, तो हमारा वाक्य ठीक हो गया। शी शुड बी अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, उसे सांपों से डरना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक बात समझ लो, कभी भी ऐसा हो रहा है कि ये जो मॉडल है इसके बाद डायरेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब नहीं है, तो यहां पर हमें एक V1 ऐड करना होता है, ऐड करना होता है। और ऐसे में वो V1 99% तो बी ऐड करना होता है, और 1% कभी कभी परिस्थितियों में हैव ऐड करना होता है। ये दो ही चीजें हमें यहां पर ऐड करनी होती हैं, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना होता। क्यों, इसका उत्तर भी देंगे समय आने पर। लेकिन सबसे पहली बात, सिर्फ मैं आज की क्लास में आपको लास्ट पॉइंट ये समझाना चाहता हूं कि मॉडल्स और सेमी मॉडल्स केवल हेल्पिंग का काम कर सकते हैं, सपोर्टिंग या मेन का काम नहीं कर सकते। और इसके साथ ही मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि 2 शब्दों में वर्ब है, 3 शब्दों में वर्ब है, बहुत अच्छे से देखिएगा, यदि 2 शब्दों में वर्ब है, यदि 3 शब्दों में वर्ब है, 3 शब्दों में वर्ब है, और यदि 4 शब्दों में वर्ब है, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मॉडल कहां आएगा। बच्चों देखो, मॉडल किसका काम करता है, हेल्पिंग का। तो एक बात बताइए, यदि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं इंग्लिश की क्लास में पढ़ाने जाऊंगा ना। यदि मैं मैथ्स पढ़ाता तो मैं मैथ्स की क्लास में ही जाता। मैं एडजेक्टिव एडवर्ब प्रोनाउन ये पढ़ाता तो उन्हीं की क्लास में जाता। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब मैं हेल्पिंग बन सकता हूँ, मॉडल ये कह रहा है मैं हेल्पिंग बन सकता हूँ, तो वो हेल्पिंग के स्थान पे ही जाएगा। तो बच्चों यहां पर मॉडल आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है। लेकिन बच्चों यहां मॉडल, यहां मॉडल, यहां मॉडल, यहां मॉडल, यहां मॉडल, यहां मॉडल नहीं आ सकता। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि एक क्लोज क्या होता है, उसमें एक शब्द में वर्ब आए तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। 2 में आए तो पहले को हेल्पिंग दूसरे को मेन, 3 में आए तो पहला हेल्पिंग आखिरी मेन बीच में सपोर्टिंग, 4 में आए तो पहला हेल्पिंग आखिरी मेन बीच के दोनों सपोर्टिंग। क्लियर है। अब फिर मैंने आपको बताया मॉडल सिर्फ हेल्पिंग का काम करते हैं, वो कभी मेन या सपोर्टिंग बनेंगे ही नहीं। और जब मेन या सपोर्टिंग बनेंगे ही नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, हम उन्हें मेन या सपोर्टिंग के स्थान पे नहीं लिख सकते। आपको पता है पेपर में क्वेश्चन आया था, आपको बताता हूं, देखिए, वन मस्ट ought to abide by the rules and regulations। ऐसा क्वेश्चन आया था पेपर में। आप देखिए ध्यान से, ये सब्जेक्ट हो गया वन, मस्ट क्या है, मॉडल है, एक वर्ब हो गई,
ought to क्या है? मॉडल है। ये दूसरी वर्ब हो गई, ये दूसरी वर्ब हो गई। अबाइड है वर्ब V1, 3 शब्दों में वर्ब हो गई। अब 3 में हो गई तो इसे तो हेल्पिंग कहेंगे, इसे सपोर्टिंग कहेंगे और इसे मेन कहेंगे। अब प्यारे बच्चों ये तो देखो, हेल्पिंग के स्थान पर तो मॉडल ठीक है, लेकिन सपोर्टिंग का काम तो मॉडल कर ही नहीं सकता, और O2 तो मॉडल है, तो हम इसे यहां से काट देंगे। वन मस्ट अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये हमें करना पड़ेगा। यानी कि मॉडल्स जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, सपोर्टिंग का नहीं करते, मेन वर्ब का काम नहीं करते, और इसलिए वो सपोर्टिंग के स्थान पर या मेन वर्ब के स्थान पर नहीं आएंगे। ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मॉडल्स के बारे में। अब आते हैं दूसरी बात पे। 5 मिनट में एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे, फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया जो आपको समझना है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो मैं यहां पर समझाऊंगा। इसी डायग्राम में एक चीज और समझनी है ताकि मॉडल का अगला पहलू समझ पाए, ठीक है जी। और ये पहलू तो हर एक वाक्य के लिए है। अब बच्चों इंग्लिश की खूबसूरती देखो, एक क्लोज में एक सब्जेक्ट आया, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों, और एक ही शब्द में वर्ब आई, और पीछे अभी हम नहीं लिख रहे ऑब्जेक्ट आएगा कि क्या आएगा, लेकिन अब आपको मैं इंग्लिश का फंडा बताता हूं। इस फंडे को आज ही समझ लोगे तो बहुत बड़ा फंडा है ये, ठीक है। देखो बच्चों, जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सब्जेक्ट होता है वो अपना प्रभाव, जैसे हमने एक नियम पढ़ा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। देखिए जब एक ही शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, पीछे मान लो ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, कुछ भी है, एक शब्द में वर्ब है तो वो मेन वर्ब है। तो बच्चों ध्यान से समझना इंग्लिश का फंडा कैसे चलता है। सब्जेक्ट अपना प्रभाव किस पर डालता है? ध्यान से देखना मैंने यहां क्या लिखा, पहली वर्ब पर। बिल्कुल ध्यान से समझना। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, कौन सी? पहली वर्ब। अब यहां पर एक ही वर्ब है तो वही पहली है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, कौन सी? पहली वर्ब। अब दूसरी बात देखना, जब 2 शब्दों में वर्ब है, इसको बहुत ध्यान रखना है। जब मान लो एक सब्जेक्ट है और 2 शब्दों में वर्ब है और पीछे ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना बच्चों, जो ये सब्जेक्ट है ना, ये अपना प्रभाव बच्चों फिक्स है, ये पहली वर्ब पर ही डालेगा, ये दूसरी वर्ब पे प्रभाव नहीं डालेगा। यदि आपका इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको सिंगुलर वर्ब लिखनी है, लेकिन वर्ब तो एक शब्द में भी आती है, 2 में भी आती है, 3 में भी आती है, 4 में भी आती है। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब सिंगुलर लिखेंगे? चारों, तीनों, दोनों? नहीं बच्चों, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो केवल पहली वर्ब सिंगुलर लिखनी है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल पहली वर्ब प्लूरल लिखनी है। दूसरी वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। तो हमने कहा दूसरे नंबर पर जो वर्ब है इसका क्या करना है, तो ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर क्या लिखना है, ये पहले नंबर वाली वर्ब तय करती है। ये जो दूसरी वर्ब है इसे पहले नंबर वाली वर्ब तय करती है। एक एक चीज समझना ही है ये, और ये समझाऊंगा मैं आगे चल के। 2 शब्दों में वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट अपना प्रभाव डालेगा इस पे, और ये अपना प्रभाव डालेगी इस पे। मतलब इसको कैसे, 2 शब्दों में वर्ब है, इसको कैसे लिखना है ये सब्जेक्ट बताएगा, और इसको कैसे लिखना है ये बताएगी। इस बात को भूल मत जाना।
तो दूसरे नंबर पे वर्ब क्या लिखनी है, कौन सा फॉर्म लिखना है, वो इस पहले वाली से पूछ के लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में ऐसे वर्ड टू वर्ड मूवमेंट होती है। फिर आ जाइए अगली बात पे। बच्चों यदि 3 शब्दों में वर्ब है, बस अब घबराना नहीं है, परंपरा फॉलो करनी है। अब परंपरा फॉलो करनी है बच्चों। देखो ध्यान से, देखो बच्चों, ये सब्जेक्ट है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सपोर्टिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। घबराना नहीं है बच्चों। सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली वर्ब पर डालेगा, पहली वर्ब अपना प्रभाव पहली वर्ब दूसरी वर्ब को तय करेगी, दूसरी वर्ब को तय करेगी, और दूसरी वर्ब तीसरी वर्ब को तय करेगी, तीसरी वर्ब को तय करेगी। और यदि 4 शब्दों में होती है तो समझ जाओ, 4 शब्दों में होती तो फंडा क्या चलता, समझ जाओ। ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे चलता। बिल्कुल लॉजिकल है। तो बच्चों इस बात को समझना है आपको कि यदि एक शब्द में वर्ब है तो सब्जेक्ट को देख के लिखी जाएगी, 2 में है तो पहला अक्षर लिखा जाएगा सब्जेक्ट को देख के, दूसरी लिखी जाएगी पहली को देख के। जब 3 शब्दों में वर्ब है तो पहली लिखी जाएगी सब्जेक्ट को देख के, दूसरी लिखी जाएगी पहली को देख के, तीसरी लिखी जाएगी दूसरी को देख के। इस बात को समझ के चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत जानदार, शानदार, अल्टीमेट बात है। तो आपने कहा सर जैसे, अभी समझाते हैं। देखो ये मॉडल की दूसरी बात याद रखनी है आपको, पहली तो आपने रख ली। देखिए मॉडल्स व सेमी मॉडल्स, मॉडल्स व सेमी मॉडल्स, क्योंकि ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं तो ये तो वाक्य में पहली वर्ब बनेंगी, क्योंकि हेल्पिंग से पहले तो कोई वर्ब ही नहीं होती। तो मान लीजिए मैंने कहा शी कैन टॉट इंग्लिश ब्रिलियंटली, शी कैन टॉट इंग्लिश ब्रिलियंटली। मान लीजिए ये कहा हमने। बच्चों ये सब्जेक्ट है, ये 2 शब्दों में वर्ब है, तो सब्जेक्ट तो इसको प्रभावित करेगा। और यहां पर क्या आना वो तो हम इससे पूछेंगे ना। तो हमने पूछा भैया यहां दूसरे नंबर पर वर्ब कैसे लिखनी है, तो मॉडल क्या कहता है, हमारे बाद वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है, जरूर से भी जरूर। इस मुद्दे पर कल लंबी चर्चा करेंगे, अगले सेशन में लंबी चर्चा करेंगे, आज तो यहीं खत्म करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मॉडल कह रहा है कि मुझे अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो टोट काट के टीच करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। और एक और ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के बाद मान लीजिए मॉडल आया और इसके बाद 2 शब्दों में वर्ब है या 3 में है, तो भैया देखो मॉडल कहता है मुझे अपने बाद V1 चाहिए, तो यहां V1 चाहिए आपको, यहां नहीं चाहिए। ये सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग है, ये मेन है। तो भैया ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो समझाया, पहली वर्ब दूसरी वर्ब पे प्रभाव डालती है, तीसरी पे नहीं। रिश्ता जंप मत करा देना, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। सब्जेक्ट अपना प्रभाव पहली पे, पहली दूसरी पे, दूसरी तीसरी। अब मॉडल के लिए यहां V1 लिखना गलत हो जाएगा। यहां क्या लिखना है, इससे पूछ के लिखना है। यहां क्या लिखना है, इससे पूछ के लिखना है। तो ये है फंडा। अब इस पॉइंट से कल शुरू करेंगे। मॉडल्स और सेमी मॉडल्स अपने बाद हमेशा V1 का डिमांड करते हैं, और इससे किस प्रकार से खूबसूरत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ये आपसे अगले सेशन में चर्चा होगी। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए।
एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। इस सेशन को कितना आपने एंजॉय किया, इस पर अपनी बात जरूर रखिए।